एक आदमी था। गांव में सब कुछ था, घर था, लोग थे, लेकिन उसका मन एक पल भी शांत नहीं रहता था। छोटी छोटी बातों को वो रात रात भर पकड़कर बैठा रहता। जो हुआ ही नहीं उसी से डरता रहता। फिर एक दिन उसे गौतम बुद्ध मिले और बुद्ध ने बस इतना कहा, दुख बाहर नहीं है, दुख उस सोच में है जिसे तुम छोड़ ही नहीं रहे। अगर तुम्हारा मन भी नहीं रुकता तो ये कहानी तुम्हारी है। से ही जाग जाता था, लेकिन रमेश की नींद रात में ही टूट जाती थी। गांव के मुर्गे बांग दें या ना दें, रमेश का दिमाग पहले ही जाग चुका होता था। आँख खुलते ही कोई सपना नहीं होता था, बस चिंता होती थी। आज क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, किस बात पर मन फिर उलझेगा। वो घाट पर पड़ा पड़ा छत की दरारों को देखता रहता था, जैसे उन दरारों में उसका मन फंस गया हो। माँ कंकू अम्मा खांसती थीं तो रमेश के सीने में कुछ चुभ जाता था, लेकिन वो उठ नहीं पाता था, क्योंकि शरीर थका नहीं था, मन थक चुका था। सीता चुपचाप उठती थीं, चूल्हा जलाती थीं, लकड़ी की आवाज रमेश के कान में जाती थी और वो सोचने लगता था, कल अगर लकड़ी खत्म हो गई तो क्या होगा, दवा के पैसे कहाँ से आएंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। सोचते सोचते सुबह हो जाती थी। सूरज निकल आता था, लेकिन रमेश के अंदर अंधेरा ही रहता था। वो खेत पर जाता था, बैलों के साथ चलता था, मिट्टी में पैर होते थे, लेकिन मन हवा में लटका रहता था। शंकर दूर से दिख जाए तो दिल धड़कने लगता था, आज क्या बोलेगा। भूरा हंस दे तो लगता था मुझ पर हंसा। लाली अगर कुछ ना बोले तब भी लगता था कुछ सोच रही होगी। ये सब बातें कोई कहता नहीं था, लेकिन रमेश के मन में रोज चलती थीं। गांव में सबको अपनी अपनी परेशानी थी, लेकिन रमेश की परेशानी कोई देख नहीं पाता था, क्योंकि वो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था। वो रोता नहीं था, चिल्लाता नहीं था, बस अंदर ही अंदर गलता रहता था। कई बार दोपहर में वो पेड़ के नीचे बैठ जाता था। पसीना बहता था, लेकिन दिमाग और तेज चलने लगता था। माँ की बीमारी की याद आती थी, पिछली पंचायत की बात याद आती थी। वो दिन याद आता था जब सबके सामने उसे चुप करा दिया गया था। वो बात छोटी थी, लेकिन उसके मन में आज भी वैसी ही बड़ी थी। रात को जब सब सो जाते थे तब रमेश अकेला होता था, और वही समय सबसे ज्यादा भारी होता था। उसे लगता था जैसे पूरा गांव सो गया है और सिर्फ वही जाग रहा है, जैसे सारी दुनिया थम गई है और सिर्फ उसका दिमाग भाग रहा है। वो उठकर बाहर निकल आता था, आसमान देखता था, तारे गिनता था, लेकिन हर तारे के साथ एक नई चिंता जुड़ जाती थी। कभी सोचता था अगर माँ चली गई तो क्या होगा, कभी सोचता था अगर लोग और बोलने लगे तो क्या होगा, कभी सोचता था अगर मैं ऐसा ही रहा तो जिंदगी कैसे कटेगी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता था कि कहीं ये सब कभी रुकेगा ही नहीं। एक दिन खेत से लौटते हुए रास्ते में शंकर ने फिर कुछ बोल दिया। भीड़ थी, हंसी थी, रमेश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके कान लाल हो गए थे। वो सीधा घर नहीं गया, वो नदी की तरफ मुड़ गया। पानी तेज बह रहा था। उसने पानी में पत्थर फेंका, लहरें बनी और मिट गईं। उसे लगा काश मेरी बातें भी ऐसे मिट जातीं, लेकिन उसकी बातें मिटती नहीं थीं, वे और गहरी बैठ जाती थीं। उसी दिन पहली बार रमेश के मन में आया कि शायद ये गांव उसकी परेशानी नहीं समझ सकता, शायद यहां रहकर उसका मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जाए तो जाए कहाँ, ये सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। वो घर लौटा, माँ सो रही थी, सीता चुपचाप बैठी थी। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया था कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन वो अंदर से मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाहर सन्नाटा था, भीतर तूफान था, और उसी तूफान के साथ कहानी और गहरी होने वाली थी, क्योंकि अभी सबसे मुश्किल घटना आनी बाकी थी। अभी रमेश पूरी तरह टूटने वाला था, और अभी गौतम बुद्ध का नाम सिर्फ हवा में था, सामने नहीं आया था। उस दिन के बाद रमेश पहले जैसा नहीं रहा था। फालना गांव वही था, लेकिन अब हर गली उसे तंग लगने लगी थी, हर आवाज तेज लगने लगी थी, हर नजर भारी लगने लगी थी। माँ कंकू अम्मा की खांसी अब सिर्फ खांसी नहीं रही थी, उसमें दर्द घुल गया था। रात को जब वो खांसती थी तो रमेश का सीना भी वैसे ही भर जाता था। सीता अब ज्यादा चुप रहने लगी थी। वो रमेश की तरफ देखती थी, लेकिन कुछ पूछती नहीं थी, क्योंकि पूछने से पहले ही उसे जवाब दिख जाता था। रमेश की आंखों में नींद नहीं थी, बस डर था और थकान थी। गांव में बातें चलती रहती थी। कोई कहता था रमेश कुछ काम का नहीं रहा, कोई कहता था इसके घर का हाल खराब है, कोई कहता था माँ की बीमारी ने इसकी अक्ल भी बीमार कर दी है। ये बातें कोई सीधे मुंह नहीं कहता था, लेकिन हवा में तैरती रहती थीं, और रमेश उन्हें पकड़ लेता था, जैसे मन खुद ही दुख ढूंढ रहा हो। एक दिन सुबह माँ की हालत अचानक बिगड़ गई, सांस तेज हो गई, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रमेश भागा दवा वाले के पास, उधार मांगा, उसने मुंह फेर लिया। रमेश दूसरे के पास गया, उसने कहा पहले पुराना चुका दो तब नया मिलेगा। रमेश वापस लौटा,
माँ बिस्तर पर पड़ी थी। सीता रो नहीं रही थी, बस हाथ जोड़कर बैठी थी। रमेश को उस पल लगा जैसे वो कुछ भी नहीं है, न बेटा काम का, न पति काम का, न आदमी काम का। उस दिन पहली बार रमेश को अपने आप से नफरत हुई। उसने बाहर निकलकर दीवार पर मुक्का मारा। हाथ से खून निकला, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अंदर का दर्द कहीं ज्यादा था। उसी शाम गांव में पंचायत थी, किसी और बात पर, लेकिन किसी ने रमेश की तरफ इशारा कर दिया। बोला, ऐसे लोगों से गांव का नाम खराब होता है। सब हंस दिए। कोई नहीं बोला कि चुप रहो। रमेश वहीं खड़ा रहा, शब्द सुनता रहा। माँ की खांसी कान में गूंजती रही, सीता का चेहरा आंखों के सामने रहा, और पूरे गांव के सामने उसकी चुप्पी उसे और छोटा करती चली गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। वो सीधा नदी की तरफ गया। अंधेरा होने लगा था, पानी तेज बह रहा था। रमेश ने जूते उतारे, पैर पानी में डाले। ठंडा पानी था, लेकिन दिमाग जल रहा था। उसे लगा जैसे अगर वो एक कदम और बढ़ा दे तो सब खत्म हो जाएगा, सोच भी खत्म, दर्द भी खत्म। लेकिन उसी पल माँ का चेहरा सामने आ गया। सीता की चुप आंखें सामने आ गई। वो बैठ गया, सिर पकड़कर। बहुत देर तक बैठा रहा। आंसू निकले, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो रो रहा था, लेकिन ऐसे कि किसी को पता न चले। उसी रात गांव में आग लगने की खबर फैली। किसी के घर में आग नहीं थी, लेकिन बात फैल गई कि रमेश ने कुछ किया है। लोग उसके घर के बाहर खड़े हो गए। सीता डर गई, माँ कांपने लगी। रमेश बाहर आया, बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात रमेश को पहली बार लगा कि भीड़ सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि भीड़ को सच नहीं चाहिए, बस शक चाहिए। सुबह होते होते बात ठंडी पड़ गई, लेकिन रमेश के अंदर कुछ हमेशा के लिए जल गया। उस दिन उसने तय कर लिया कि वो फालना गांव से कुछ दिन के लिए चला जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ और रुका तो या तो पागल हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसका पछतावा रहेगा। उसने माँ के पैर छुए, सीता की तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, बस निकल पड़ा, बिना ये जाने कि कहाँ जा रहा है। रास्ता लंबा था, मन भारी था, कदम अपने आप चल रहे थे। जंगल आया, पेड़ घने हो गए, आवाजें कम हो गई, और पहली बार रमेश ने महसूस किया कि बाहर की खामोशी अंदर के शोर से कम है। चलते चलते उसे एक साधारण सा आदमी मिला, जिसने सिर्फ इतना कहा, आगे नदी है, वहां एक शांत आदमी बैठता है, लोग उसे गौतम बुद्ध कहते हैं। रमेश ने नाम सुना, लेकिन कुछ महसूस नहीं किया। उस समय उसके अंदर इतना दर्द था कि कोई नाम, कोई पहचान, कोई बात उसे छू नहीं पा रही थी। वो बस चलता रहा, क्योंकि अब रुकने की हिम्मत नहीं थी। और इसी चलने के साथ दूसरा भाग यहीं रुकता है, क्योंकि अब कहानी गांव से निकल चुकी थी। अब दर्द अपने चरम पर था, और अब वो मोड़ आने वाला था जहां रमेश सिर्फ टूटेगा नहीं, बदलेगा भी। लेकिन उससे पहले उसे और सहना था, बहुत कुछ सहना था। रमेश चलता रहा, पता नहीं कितनी देर चला। समय का हिसाब उसके पास नहीं था। बस इतना पता था कि फालना गांव पीछे छूट चुका है, और उसके साथ बहुत कुछ छूट चुका है। माँ की खांसी की आवाज अब कानों में नहीं थी, लेकिन दिल में और तेज हो गई थी। सीता की चुप आंखें हर कदम पर सामने आ रही थीं। जंगल घना होता गया, रास्ता पतला होता गया, लोग कम होते गए, और रमेश और अकेला होता गया। कई बार लगा कि किसी से पूछ ले कि कहाँ जा रहा हूं, लेकिन पूछने से पहले ही मन कह देता था, किसी के पास जवाब नहीं है। नदी की आवाज दूर से आने लगी, पानी की वही आवाज जो बहती रहती है, रुकती नहीं। रमेश के कदम अपने आप उसी तरफ मुड़ गए। नदी के किनारे पहुंचा तो सूरज ढल रहा था, लाल रोशनी पानी पर पड़ रही थी। रमेश वहीं बैठ गया, जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया हो। उसने पानी को देखा और पहली बार मन में आया कि ये पानी भी कितना थका होगा। दिन रात बहता रहता है, फिर भी शिकायत नहीं करता। तभी उसे पास ही किसी के होने का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर देखा, थोड़ी दूरी पर एक आदमी बैठा था। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, आंखें आधी बंद, जैसे देख भी रहा हो और नहीं भी। रमेश ने पहले ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कोई और साधु होगा, लेकिन कुछ अलग था उस आदमी में। कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बस जैसे वो वहीं का हिस्सा हो। रमेश फिर पानी की तरफ देखने लगा, लेकिन मन बार बार उसी आदमी की तरफ खींच रहा था। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। हवा चलती रही, पानी बहता रहा, और रमेश के अंदर का शोर चलता रहा। अचानक उस आदमी ने बिना देखे ही कहा, तुम बहुत थक गए हो। ये बात ऐसी नहीं थी कि पहली बार किसी ने कही हो, लेकिन रमेश के अंदर जैसे कुछ हिल गया। वो बोला, थकान तो सबको होती है। आदमी ने आंखें खोलीं, और पहली बार रमेश ने उसकी आंखों में देखा। वहां दया नहीं थी, वहां सवाल नहीं था, वहां बस शांति थी। उस आदमी ने कहा, शरीर की थकान अलग होती है और मन की थकान अलग। तुम मन से बहुत थके हो। रमेश चुप हो गया,
क्योंकि वो पहली बार किसी को समझाते हुए नहीं सुन रहा था, कोई उसे समझ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने बहुत साधारण तरीके से कहा, लोग मुझे गौतम बुद्ध कहते हैं। नाम सुनते ही रमेश के अंदर कुछ हिला नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई घंटी नहीं बजी, बस इतना हुआ कि वो वहीं बैठा रहा। गौतम बुद्ध ने कुछ और नहीं कहा। रमेश खुद बोलने लगा, जैसे बरसों से रुका हुआ पानी अचानक टूट गया हो। उसने गांव की बातें कहीं, माँ की बीमारी कही, पंचायत की बेइज्जती कही, अपनी नींद ना आने की बात कही, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेने की आदत कही, डर कहा, शर्म कही, गुस्सा कहा, और आखिर में कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि ना सोचूं, लेकिन सोच अपने आप आती है। गौतम बुद्ध बहुत देर तक सुनते रहे, बीच में एक बार भी नहीं टोका, नहीं समझाया, नहीं डांटा। रमेश को लगा जैसे पहली बार वो बिना जज हुए बोल पा रहा है। जब रमेश चुप हुआ, तब गौतम बुद्ध ने पूछा, ये सब जो तुम बोल रहे हो अभी हो रहा है या पहले हो चुका है? रमेश ने कहा, पहले हो चुका है। बुद्ध ने फिर पूछा, और जो तुम सोच रहे हो वो अभी है या आगे का है? रमेश अटक गया, क्योंकि वो कभी इस तरह से नहीं सोचा था। बुद्ध ने कहा, तुम जिस दुख को पकड़कर बैठे हो वो अभी का नहीं है, लेकिन तुम उसे अभी जी रहे हो। रमेश ने कहा, लेकिन मन अपने आप चला जाता है। बुद्ध ने कहा, मन का जाना स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ जाना जरूरी नहीं। ये बात रमेश को समझ नहीं आई, लेकिन कहीं अंदर बैठ गई। बुद्ध उठे और बोले, कल सुबह फिर आना, एक छोटा सा काम है। रमेश ने पूछा, क्या काम? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, इतना ही कि पानी को गिरने मत देना, और चले गए। रमेश वहीं बैठा रहा, सोचता रहा कि ये कैसी बात है, पानी और मन का क्या संबंध है। रात वहीं नदी के पास काटी। पहली बार उसे नींद आई, पूरी नहीं लेकिन थोड़ी सी। सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी आंख खुल गई। हवा ठंडी थी, मन अभी भी भारी था, लेकिन उतना बिखरा हुआ नहीं। वो उसी जगह गया जहां बुद्ध बैठे थे। बुद्ध पहले से वहां थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। उन्होंने एक कटोरा रमेश के हाथ में दिया और कहा, नदी से पानी भरकर उस पार तक ले जाओ, ध्यान रखना एक भी बूंद गिरे नहीं। रमेश ने पानी भरा, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने चलना शुरू किया। हर कदम सोच समझ कर रखा। रास्ते में पत्थर थे, फिसलन थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। किसने देखा, किसने क्या कहा, कुछ पता नहीं चला। जब वो उस पार पहुंचा तो सांस तेज थी, लेकिन मन कुछ हल्का था। बुद्ध ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? रमेश ने कहा, कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा, यही तो तुम रोज भूल जाते हो। जब ध्यान एक जगह होता है तो बाकी दुनिया अपने आप पीछे चली जाती है। रमेश चुप रहा, क्योंकि उसे पहली बार अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी रमेश को ये समझना था कि ये शांति कैसे टिकेगी जब वो वापस उसी गांव, उसी दुख, उसी डर में जाएगा। और इसी सवाल के साथ तीसरा भाग यहीं रुकता है, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। रमेश कटोरा वापस बुद्ध के हाथ में देकर वहीं बैठ गया था। मन कुछ देर के लिए शांत था, लेकिन अंदर कहीं डर फिर सिर उठाने लगा, जैसे शांति को भी भरोसा न हो कि वो टिक पाएगी। नदी वही बह रही थी, हवा वही चल रही थी, लेकिन रमेश के मन में फालना गांव लौटने का ख्याल आते ही बेचैनी लौट आई। उसे लगा यहां बैठना आसान है, जंगल में शांति है, कोई ताना नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन गांव में तो वही लोग होंगे, वही बातें, वही नजरें, वही माँ की बीमारी, वही पैसे की कमी, वही पंचायत की याद। रमेश ने धीरे से कहा, यहां तो सब ठीक लगता है, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा तब क्या होगा? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और पहली बार थोड़ा सख्त स्वर में बोले, अभी तुम वापस गए ही नहीं हो, लेकिन तुम वहां पहुंच चुके हो। रमेश चुप हो गया, क्योंकि ये बात सीधी उसके मन पर लगी। बुद्ध ने कहा, तुम पानी लेकर चलते समय डर रहे थे क्या? रमेश ने कहा, नहीं, क्योंकि ध्यान कटोरे पर था। बुद्ध ने कहा, और अब तुम किस पर ध्यान रखे हो? रमेश ने कहा, गांव पर, लोगों पर, बातों पर। बुद्ध ने कहा, इसलिए मन फिर भारी हो गया। रमेश को लगा जैसे कोई उसके मन की परतें खोल रहा हो, लेकिन वो पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, लेकिन वे बातें सच में होती हैं, लोग सच में बोलते हैं, माँ सच में बीमार है, ये सब तो कल्पना नहीं है। बुद्ध ने कहा, सही है, सब सच है, लेकिन दुख कहाँ पैदा हो रहा है, वहां या यहां? ये कहते हुए उन्होंने रमेश के सीने की तरफ इशारा किया। रमेश का गला भर आया, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि वो बाहर से ज्यादा खुद से लड़ रहा है। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, आज तुम वापस गांव जाओ। रमेश चौंक गया। उसने सोचा था शायद कुछ दिन और यहां रहूंगा।
बुध ने कहा, भागने से मन शांत नहीं होता, लौटने से परीक्षा होती है। रमेश डर गया। उसने कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। बुध ने कहा, कोई भी तैयार नहीं होता, लेकिन जाना फिर भी पड़ता है। रमेश ने नदी की तरफ देखा, जैसे पानी से जवाब मांग रहा हो। बुध ने कहा, याद रखना, गांव वही रहेगा, लोग वही रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार तुम देखोगे कि मन कैसे भागता है और तुम उसके पीछे जाते हो या नहीं। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर डर कांप रहा था। वो चला फालना गांव की तरफ। रास्ता वही था, लेकिन कदम भारी थे। हर मोड़ पर उसे लगता था जैसे कोई पुरानी बात सामने आ जाएगी। गांव दिखने लगा तो दिल तेज धड़कने लगा। शंकर की हंसी कानों में गूंजने लगी, भूरा का चेहरा सामने आने लगा, लाली की आवाज याद आने लगी। वो घर पहुंचा। मां खाट पर थी, हालत वैसी ही थी। सीता ने उसे देखा, कुछ नहीं बोली, बस आंखों में राहत और डर दोनों थे। रमेश बैठ गया, लेकिन मन बैठा नहीं। शंकर सच में आया, कुछ बोला, भूरा सच में हंसा, लाली सच में ताना मारी, और रमेश का मन सच में कांप उठा। वो उठा, बाहर आया, सिर पकड़कर बैठ गया, और उसी पल उसे बुद्ध की बात याद आई कि अभी तुम वापस गए ही नहीं हो, लेकिन तुम वहां पहुंच चुके हो। उसने सांस पर ध्यान देने की कोशिश की। मुश्किल था, बहुत मुश्किल। दिमाग बार बार भाग रहा था, लेकिन वो भागते हुए मन को पहली बार देख पा रहा था। रात को नींद नहीं आई, लेकिन इस बार वो सोच को पकड़ नहीं रहा था, बस देख रहा था। सुबह मां की खांसी फिर शुरू हुई। रमेश घबरा गया, डर लौट आया, सब कुछ लौट आया। उसे लगा ये सब बेकार है, ये शांति झूठ है। वो फिर उसी नदी की तरफ भागा। बुध वहीं बैठे थे, जैसे जानते हों कि वो आएगा। रमेश रो पड़ा। उसने कहा, सब वापस आ गया, डर भी, दर्द भी, कुछ नहीं बदला। बुध ने कहा, बदला है, तुम अब देख पा रहे हो। पहले तुम सोच थे, अब तुम सोच को देख रहे हो। रमेश को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी। बुध ने कहा, शांति का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएगा। शांति का मतलब है कि दुख आए और तुम टूटो नहीं। रमेश देर तक चुप रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद ये रास्ता बहुत लंबा है, आसान नहीं है। और इसी एहसास के साथ चौथा भाग यहीं रुकता है, क्योंकि अब आखिरी सवाल सामने था। क्या रमेश इस रास्ते पर टिक पाएगा, या फिर पुराना मन उसे फिर से खींच ले जाएगा? और इसी सवाल के साथ कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर खड़ी हो जाती है। रमेश बुद्ध के सामने बैठा था। इस बार रो नहीं रहा था, बस थका हुआ था। जैसे बहुत लंबा रास्ता चलकर कोई आदमी बैठ जाता है और उसे पता होता है कि अब उठना ही पड़ेगा। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। वही चुप्पी जो पहले भी थी, लेकिन अब वो चुप्पी रमेश को डराती नहीं थी, बस भारी लगती थी। रमेश ने खुद ही कहा, मुझे समझ आ रहा है कि मन भागता है, लेकिन जब दर्द आता है तब सब भूल जाता हूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, भूलना भी मन का ही काम है। रमेश ने कहा, फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने नदी की तरफ देखा, पानी वही बह रहा था। उन्होंने कहा, देखिए, पानी हर दिन वही है, लेकिन हर पल नया है। रमेश को समझ नहीं आया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख भी हर दिन वही लगता है, लेकिन हर पल नया डर जोड़ लेता है। तुम पुराने दुख को नए डर से जोड़ देते हो और फिर कहते हो कि मैं बहुत दुखी हूं। रमेश ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने कहा, आज तुम यहां आखिरी बार नहीं बैठे हो, आज तुम पहली बार खड़े होने वाले हो। रमेश ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने कहा, लौटो, अपने गांव लौटो, मां के पास, पत्नी के पास। वही जीवन है जहां अभ्यास है, यहां नहीं। रमेश के चेहरे पर डर आया। बुद्ध ने कहा, डर जाएगा, लेकिन याद रखना, डर आने से कुछ नहीं होता, डर के पीछे जाने से होता है। रमेश ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि शायद वो भाग नहीं रहा है, बस सुन रहा है। बुद्ध उठे और आखिरी बार बोले, मन को ठीक करने की कोशिश मत करो, मन को देखने की आदत डालो। जब मन बोले तब तुम सुनो, लेकिन उसके साथ मत भागो। रमेश ने बुद्ध के चरण छुए और वापस फालना गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता वही था, लेकिन इस बार हर कदम पर वो अपने मन को देख रहा था। गांव पहुंचा, मां वही थी, हालत वैसी ही थी, सीता वही थी, आंखें वैसी ही थी। शंकर फिर बोला, भूरा फिर हंसा, लाली फिर ताना मारी। लेकिन इस बार रमेश ने देखा कि शब्द कान में गए, लेकिन अंदर जाकर टिके नहीं। वो रात भी आई, नींद फिर नहीं आई, लेकिन इस बार रमेश छत नहीं देख रहा था, वो सांस देख रहा था। सोच आ रही थी, लेकिन वो सोच के पीछे नहीं जा रहा था। मां की खांसी सुनकर डर उठा, लेकिन उसने देखा, डर उठा है, डर मैं नहीं हूं। ये पहली बार हुआ था कि दुख आया, लेकिन रमेश टूटा नहीं। समय बीतता गया, दुख खत्म नहीं हुआ, हालात नहीं बदले, लेकिन रमेश बदल गया। वो समझ गया कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा बनी रहे। शांति एक रास्ता है जिस पर रोज चलना पड़ता है, कभी गिरकर, कभी उठकर। और उसी दिन नदी के किनारे बुद्ध की आखिरी बात उसके मन में गूंजती रही कि जो आया ही नहीं उससे डरना छोड़ो, और जो हाथ में है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि जीवन भविष्य में नहीं, अभी में है। और इसी बात के साथ कहानी यही पूरी होती है, क्योंकि रमेश की जिंदगी अब आसान नहीं हुई थी, लेकिन सच्ची हो गई थी, और यही असली जीत थी। और सीख यही है, दुख बाहर की बातों से नहीं बनता, दुख बनता है उस सोच से जो हम पकड़ कर बैठे रहते हैं। जो हुआ नहीं उसे जीना छोड़ दो,
जो हाथ में है उसे पूरी तरह जी लो, यहीं से शांति शुरू होती।